हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल यानी H2O के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में छोटी छोटी बातें सीखेंगे कि जल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इनसे तो ज्यादा सवाल एग्जाम के अंदर नहीं आते। जल से इसकी जल संरचना के बारे में कई बार सवाल पूछ लेते हैं। बाकी जो मेन सवाल आते हैं वो आते हैं जल की कठोरता के बारे में, हार्डनेस के बारे में आते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल हम जल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखो, जल, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको जल का उपयोग बताने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल का उपयोग तो आप सभी को पता है। जल है तो ही जीवन है। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 65% क्या होता है? जल होता है। हमारी जो कोशिकाएं होती है वो जल से मिलकर बनी होती है। जल हमारे शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है ना। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर के अन्य अंगों तक ले जाता है और हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसको अच्छा करता है। मलमूत्र, जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट बच जाते हैं उनको मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो ये सब जल के उपयोगी होते हैं हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा भी आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हो जल का उपयोग होता है। खाना बनाने में, मुंह धोने में, बर्तन साफ करने में, नहाने धोने, सब में क्या होता है? जल का उपयोग होता है। और अगर हम बात करें पेड़ पौधे, ये भी जल का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं? CO2 और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही तो काम करते हैं कि वो CO2 और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होती है ना। तो जल का उपयोग तो बहुत सारे हैं, आप चाहे तो इन पर निबंध लिख सकते हो। हम अब क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले हैं कि जल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो पृथ्वी पर 75% जल है। कितना है? 75% कितना है? जल है। अगर हम बात करें 75% जल में, इसका लगभग, मतलब अगर मान लेते हैं कि 75% जल है तो इसका लगभग 97.50% जल तो समुद्रों के अंदर पाया जाता है, सी के अंदर, है ना, ओशियंस के अंदर, समुद्र के अंदर पाया जाता है। लगभग 2% जो पाया जाता है वो आपके पाया जाता है बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, इनके रूप में पाया जाता है। और जो बाकी लगभग 1% बचा है, लगभग 1%, 0.85 बचा, लेकिन 1% मान लेते हैं, वो पाया जाता है आपके नदियों में, जिसे हम भूमिगत पानी बोलते हैं, वो कुओं में, बांधों में जो पानी पाया जाता है वो कितना होता है? 1% होता है। और आपको पता है जो पीने योग्य पानी है, काम में लेने योग्य पानी, वो कितना? केवल इतना ही है। सर्दियों के टाइम पे बर्फ बनती जाती है और गर्मियों में क्या करती है? बर्फ पिघलती है, नदियों में जाती है और वही पानी हम उपयोग में लेते हैं। तो केवल थोड़ा सा पानी उपयोग में लेने लायक है, ये पानी तो हम उपयोग में लेते नहीं है। इसलिए पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी जानकारी हो गई है। अब हम पढ़ते हैं पानी के फिजिकल गुण के बारे में। पानी के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी जल की भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जल। तो देखो, एक लाइन तो आपको ऐसे लिखनी है जिसका ऐसे नंबर मिल जाते हैं कि जो जल होता है वो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगीन होता है। यह है, चलो जल लिख देता हूं मैं। जल रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये लाइन तो आपको लिखनी है। फिर इसका आप ध्यान रखना है कि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसे केल्विन में लिखना चाहो तो 273 केल्विन होता है। इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबलने लग जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये जम जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलने लगता है। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ये हम बेसिक मतलब 8वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला। ठीक है, और बात करते हैं तो जल क्या होता है? ये उदासीन होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब आयनों में टूट जाता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है, तो बाकी न्यूट्रल होता है। ये आपको पता है सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो बारिश का जो पानी होता है ना, वो सबसे शुद्ध पानी होता है जब बारिश का पानी ऊपर होता है तब। लेकिन जब बारिश का पानी नीचे आता है ना, तब क्या होता है? उसके अंदर
आपके पता है, आपके हमारे जो वायुमंडल के अंदर है बहुत सारी गैसें होती है, CO2 गैसें होती है, SO2 गैसें होती है। वो गैसें उस पानी के साथ में रिएक्ट होकर उसे अम्लीय बना देती है। बाकी सबसे जो शुद्ध पानी होता है वो होता है बारिश का पानी होता है ना। तो ये उदासीन होता है। और उसके बाद में जैसे अगर हम इसके बात करें 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर इसका घनत्व है, इसका घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 298 केल्विन ताप पर इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। और हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जल होता है, जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि जल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है। और एक और पॉइंट है, जैसे H2O को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है D2O। क्या होता है? जैसे H2O हम जल कहते हैं, इसी तरह एक क्या होता है D2O होता है, जिसे हम बाहरी जल कहते हैं, बाहरी जल। D2O का मतलब होता है, D का मतलब आपको पता है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो D यानी ड्यूटेरियम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी जल कहते हैं। ठीक है। और ये जो जल होता है आपकी, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लो कि ये जो होता है जल जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखो जैसे बर्फ H2O होता है, ये सॉलिड में भी पाया जाता है, H2O लिक्विड में भी पाया जाता है, और ये आपके पाया जाता है गैस में भी पाया जाता है। जो जल होता है वो सॉलिड किस रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है ना। बर्फ के रूप में, या आइस के रूप में क्या पाया जाता है? सॉलिड के रूप में पाया जाता है। लिक्विड के रूप में यह जल ही होता है, पानी। और गैस के रूप में यह वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि मेन तो ये है रंगीन, गंधीन, स्वाधीन होता है। और इसके गलनांक कथनांक का आपको ध्यान रखना है। बाकी उदासीन होता है, 298 केल्विन ताप पर इसका घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जैसे H2O को जल बोलते हैं, इसी प्रकार एक होता है D2O, जिसे बाहरी जल कहते हैं। और ये तीनों जल क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। मतलब अगर देखो आप सॉलिड को गर्म करते हो, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वो बर्फ है, बर्फ को आप ताप देते हो तो क्या होने लगती है? पिघलने लगती है, वो द्रव में बदल जाती है। और जब द्रव को आप और ज्यादा गर्म करते हो तो वाष्प में बदल जाती है। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में बदल जाएगी। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप इनको नोट कर लो। फिर हम आगे पढ़ते हैं जल की संरचना के बारे में। तो अब हम जल की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो जो जल की संरचना होती है H2O, ठीक है। अगर हम इसमें संकरण देखते हैं तो ऑक्सीजन पर जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। ऑक्सीजन पर संकरण कौन सा होता है? sp3 संकरण होता है। इसको निकालने की ट्रिक है, वैसे आपको पता होना चाहिए इसमें संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। ट्रिक तो क्या है कि इसमें देखो केंद्रीय परमाणु कौन? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे कितने परमाणु जुड़े हुए? 2 परमाणु। इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0, और इसमें 2 का डिवाइड कर दो संकरण निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया? 8 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4, और 4 पे आता है sp3। 4 पे क्या आता है? sp3 आता है। तो H2O पर जो ऑक्सीजन होता है उस पर संकरण कितना होता है? sp3 संकरण होता है ना। तो sp3 संकरण होता है, तो sp3 संकरण होता है, तो sp3 संकरण पर आकृति ज्यामिति कौन सी होती है? चतुष्फल की है। तो इसकी चतुष्फल की ज्यामिति हम बनाते हैं। ये आपके ऑक्सीजन, चतुष्फल की ज्यामिति में एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन, इस पर ये एक एकांकी युग्म होता है, ये एक एकांकी युग्म होता है। इस तरह से होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इस पर क्या होता है? 2 एकांकी युग्म होते हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। और इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं। अगर हम ये एकांकी युग्म नहीं दर्शाते हम कैसे बनाते इसको? सिंपल इस तरह से भी बनाते हैं। तो आप देखो ये तो आपके क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या आपके? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसकी संरचना सबसे पहले तो इसका संकरण लिखो। इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3
संरचना की बात करो, संरचना या ज्यामिति की हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, ये कौन सी है, चतुष्फलकीय की है, टेट्राहेड्रल है ना, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो बंद कोण होता है, बंद कोण, ये बंद कोण होता है 104 डिग्री 5 मिनट होता है। बंद कोण कितना होता है, इसका बंद कोण होता है 104 डिग्री 5 मिनट होता है। वैसे चतुष्फलक का जो होता है ना, उनका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन इन पर क्या होता है, देखो दो लेन पेयर होते हैं, लोन पेयर के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड पास में आ जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा सही नहीं बनाया, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। कुछ इस तरह से ही होता है, मतलब ये लोन पेयर होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, पास में आ जाते हैं, इसलिए बंद कोण क्या होता है, यहाँ पर कम हो जाता है। बाकी चतुष्फलकीय में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो OH बॉन्ड है, यहाँ पर ये OH बॉन्ड लेंथ है, बंद लंबाई, OH बंद लंबाई, वो आपकी होती है 95.7 पिकोमीटर, 95.7 पिकोमीटर होती है, 95.7 पिकोमीटर होती है ये बॉन्ड लेंथ ये कितनी होती है, 95.7 पिकोमीटर। और बॉन्ड कितना होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। बस इसकी संरचना इस तरह से होती है, sp3 संगठन चतुष्फलकीय होती है। लेकिन इसकी आकृति पूछे तो इसकी शेप बताओ, संरचना तो इसकी चतुष्फलकीय है, लेकिन इसकी शेप पूछे, आकृति पूछे तो आपको पता है आकृति के अंदर इलेक्ट्रॉन एकांकी युग्म भाग नहीं लेते हैं, मतलब ये वाली चीज भाग नहीं लेते, तो हमें कौन सी संरचना प्राप्त होती है, ये वाली। इनको ढक दो तो देखो आपको किस प्रकार का दिख रहा है, ये आपको उल्टा वी दिख रहा है, ये देखो वी, तो हम बोलते हैं ये वी प्रकार है। कौन सा प्रकार है, वी प्रकार है। यह इसे एक और नाम है बेंट शेप, ठीक है। तो ये है आपके जल की संरचना के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब क्या होता है कि इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, जैसे आपके ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास में एकांकी युग्म होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉनों को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है तो इन पर क्या जाता है, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर आ जाता है आपके आंशिक धनावेश, इसने दिया तो इसके ऊपर क्या चला जाएगा, माइनस आंशिक ऋणावेश आ गया, और इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर भी एक और माइनस नेगेटिव आएगा, तो टोटली कितना हो जाएंगे, -2 डेल हो जाएंगे। ये आंशिक धनावेश है, ये आंशिक ऋणावेश है। तो देखो इनके ऊपर एक के ऊपर आंशिक धनावेश है, एक के ऊपर आंशिक ऋणावेश है, इनके कारण इसके मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट इनके बीच में क्या उत्पन्न होता है। और इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ही ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन होता है, अब दूसरे जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपके क्या बोले जो ये हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में क्या करता है, बंध बनाता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन ये फ्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में बंध बना सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, है ना। तो ये इनकी शेप है, इसको आप नोट कर लो। फिर अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताइए कि बर्फ जल पर क्यों तैरती है, जो आइस होती है वो जल पर क्यों तैरती है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आप इसे नोट कर लो, फिर वो उसकी संरचना बनाकर मैं आपको समझा दूंगा वो। तो अब हम बर्फ की संरचना बनाते हैं और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन का जवाब देंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखो बर्फ की संरचना कैसे बनाई जाती है। बर्फ की संरचना के अंदर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा रहता है। देखो कैसे, संरचना ऐसे बनानी है आपको भी।
ये आपकी किसकी संरचना बन रही है? ये आपके बर्फ की संरचना बन रही है। तो देखो ये आपकी किसकी संरचना है? ये आपके बर्फ की संरचना बन रही है। एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा। इस ऑक्सीजन के पास में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये इनको मैंने नीली नीली लाइन से दर्शा रखा है। और ये बाकी ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिसको मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से दर्शा रखा है, वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। कौन से बंध से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बंध से जुड़ा। देखो ये जो डॉट डॉट वाली जितनी मैंने दर्शा रखी है, ये वाली, ये सब क्या हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। इनकी संरचना और भी आगे बना सकते हो, लेकिन आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी कठिन संरचना हो जाएगी। इस तरह से आगे आप इधर भी आप ऑक्सीजन को जोड़ सकते हो, इधर भी आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को जोड़ सकते हो और आगे संरचना बना सकते हो, लेकिन वो कठिन हो जाएगी। बस आपको इतना से बनाना है। तो ये बर्फ की संरचना हो है, ये आपकी बर्फ की संरचना ही है। ठीक है, देखो ये ऑक्सीजन परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। ये तो इसके खुद का हाइड्रोजन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। कौन सा बंध से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है। और कौन सा हाइड्रोजन बंध? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो संरचना देख रहे हो, अब ये संरचना देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये एक पिंजरा बना हुआ है। ऐसे और भी संरचना होती है तो एक पिंजरा जैसा लगता है। और इसके अंदर देखो ये खाली स्थान होते हैं, ये सब क्या खाली स्थान है। तो ये खाली स्थान होने के कारण ये क्या होता है, इनके मध्य खाली स्थान यानी रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान होने के कारण क्या होता है, इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है? पानी से कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व ये इंपॉर्टेंट है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। इस कारण जो बर्फ होती है वो आपके पानी पर तैरती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि क्यों बर्फ पानी पर तैरती है, तो इसका रीजन आपको बताना है। क्योंकि बर्फ के अणु के मध्य क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। बर्फ के अणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं संगुणित हो जाते हैं। होने के कारण क्या होता है कि एक संरचना का निर्माण करते हैं जिनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान पाए जाने के कारण क्या होता है? बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके अगर आप 11वीं क्लास के अंदर हो तो आपके एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है ना। तो आप इसको अच्छी तरह नोट कर लो। तो अब हम जल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं, यानी जल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। देखो कैसे है, जैसे ये आपके पास में H2O है, ये लिक्विड होता है ना, प्लस ये H2O, ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? H3O प्लस प्लस OH माइनस। देखो हम अगर अम्लीय की बात करते हैं, और अम्लीय और क्षारीय किसे कहते हैं, तो ब्रेस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल उन्हें कहते हैं जो H प्लस देते हैं, और क्षार उन्हें कहते हैं जो OH माइनस देते हैं। तो देखो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है ना, ये एक्वस से जलीय और ये भी जलीय। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार के लिए मैं इसको अम्ल मानूं, क्या मानूं? ये अम्लीय है, अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। देखना अगर ये अम्लीय है तो ये क्या करेगा? H प्लस देगा, ये किस में टूटेगा? H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये H प्लस H2O ग्रहण करके क्या बना लेगा? H3O प्लस बना लेगा, और ये OH माइनस आपके इधर आ जाएगा। तो ये तो अम्ल है, ये क्षार है। ये किस H2O किसके अंदर टूटता है? H प्लस OH माइनस के अंदर टूटता है। ये H प्लस कौन ग्रहण कर लेगा? H2O ग्रहण कर लेगा, तो ये क्या बनाएगा? H3O प्लस बनाएगा, और प्लस ये OH माइनस। तो यहां पर इसने क्या किया? H प्लस दिया, तो ये अम्ल है, और क्या, और OH माइनस यहाँ पर बना, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। तो एक यहाँ पर अम्ल है और एक क्या यहाँ पर क्षार है ना। जो H प्लस देते हैं वो अम्ल है, और जो H प्लस ग्रहण करते हैं वो क्षार है ना। जैसे अब इनको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे आपके पास में ये H2O है, ठीक है, ये अभिक्रिया करता है अमोनिया के साथ में, ये अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करता है। देखो दोनों तरफ एरो बनाने का मतलब है कि इससे ये प्राप्त हो सकता है और इससे ये वापस प्राप्त हो सकता है ना। देखो कैसे है, H2 है, अगर इसके अंदर देखो H2O किसके अंदर टूटता है? H प्लस OH माइनस के अंदर, है ना, इसके अंदर टूटता है। तो ये H प्लस कौन ग्रहण करता है? NH3 प्लस ग्रहण करता है, तो क्या बनेगा आपके? NH
4+ और क्या पड़ेगा आपके OH-। तो देखो H2O ने क्या किया, H+ दिया तो ये आपके क्या है, अम्ल है, और इसने H+ को ग्रहण किया तो ये क्या है, क्षार है। ब्रेस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो H+ देते हैं और क्षार वो होते हैं जो H+ को ग्रहण करते हैं। तो H2O ने H+ दिया, NH+ ने ग्रहण, NH3 ने ग्रहण किया तो NH4+ बनाया और OH- प्राप्त हुआ, है ना। इसी प्रकार जैसे आपके पास में ये H2O है और अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं HCl के साथ में। किसके साथ में, HCl के साथ में। अब क्या होता है, यहाँ पर H2O नहीं टूटता है, अब यहाँ पर टूटता है HCl, टूटता है H+ और Cl- के रूप में ये टूटता है, ये HCl टूटता है यहाँ पर H+Cl, क्योंकि ये प्रबल एसिड होता है HCl, है ना। तो ये H+Cl- के रूप में टूटता है। तो अब क्या होता है कि जो H2 होता है वो क्या ग्रहण करता है, H+ को ग्रहण करता है और क्या बनाता है, H3O+, और यहाँ पर क्या बचता है आपके पास में Cl-। तो अब की बार H2O ने क्या किया, H+ को ग्रहण किया तो ये आपकी क्या क्षार है और ये आपकी क्या है, अम्ल है ना। ये प्रबल अम्ल होता है, जल की तुलना में ये प्रबल अम्ल होता है। तो ये क्या करता है, H+ को डोनेट करता है, इसको ग्रहण कर लेता है तो H3O+ बनता है। ये सब एक्वस है ना, जलीय। तो यहाँ पर तो किसकी तरह, H2 किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह, और यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी कौन सी प्रकृति होती है, उभयधर्मी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है जल अपघटन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी यौगिक को, कंपाउंड को जल के अंदर डालते हैं तो वो जल के अंदर घुल जाता है, जल के अंदर विलय हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जल का पेराविद्युतांक बहुत ज्यादा उच्च होता है। पेराविद्युतांक, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, पेराविद्युतांक। जल का पेराविद्युतांक जो होता है वो होता है 78 पॉइंट समथिंग होता है, 78 मान लो कुलाम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अब देखो पेराविद्युतांक क्या होता है, जैसे NaCl है ना, समझना NaCl है, NaCl को आप जल में खोलते हो तो आप क्या कहते हो कि ये Na+ Cl- में टूट जाता है ना, अपना आयनों में टूट जाता है। तो ये अपना आयनों में कैसे टूटता है, NaCl के मध्य तो आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, इसको जल में घोलते हो तो जल क्या करता है, इसके आयनिक बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जल क्या करता है, इसके आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है और इसे Na+Cl- आयनों में चेंज कर देता है। तो जो इनको तोड़ने के लिए जो एक तरह से हम बोलते हैं ऊर्जा लगती है, उसे हम पेराविद्युतांक कहते हैं। अभी आप इसको ये समझ लो कि NaCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है जल के द्वारा, उसे हम पेराविद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पेराविद्युतांक ज्यादा होने के कारण क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों को अपने अंदर घोल लेता है, यानी विलय कर लेता है। लेकिन कई सारे यौगिकों के साथ में रिएक्शंस करके, उनका अपघटन करके क्या करता है, नए नए प्रोडक्ट बनाता है। जैसे देखो, जैसा आपके पास में है SiCl4 है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है। ये क्या करता है, ये जल से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है। तो देखो जल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, जब सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो आपको मिलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, वो प्लस आपको मिलता है HCl। इसको बैलेंस कर लो, कार्बन क्लोरीन कितने, 4 है, ये 4 और ये आपके इधर 2 लगा दो। तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस HCl आपको प्राप्त होता है ना। तो सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड से टेट्रा क्लोराइड से आपको क्या मिल गया, सिलिका मिल गया। इसी प्रकार जैसे आप एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से करवाते हो, किससे करवाते हो, जल से। तो देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से करवाते हो तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर आपको मिलता है CH4, यानी क्या मिलता है आपको, मेथेन मिलता है। ठीक है, इनको आप बैलेंस कर लो। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने, 4 है, ये 4 हो जाएंगे इधर, और 4 दूनी 8, 8 4 12, ये 12। अभी आपके पास में एकदम बैलेंस है, कार्बन को इधर 2 कर लो, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से करवाई तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन प्राप्त हुआ। तो ये जल से रिएक्शन करके अलग अलग क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आपके पास में कॉपर सल्फेट है ना, ये तो आपके कंपाउंड थे, यौगिक थे, ये आपके पास में क्या लवण है ना। कॉपर सल्फेट को जब आप जल में घोलते हो H2O के अंदर, तो देखो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट को जब जल में घोला जाता है तो आपको एक तो मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक आपको मिलता है H2SO4 मिलता है, यहां पर 2 कर लो। ठीक है, तो जब कॉपर सल्फेट को जल के अंदर घोला जाता है
तो आपको एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है, H2SO4 मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखो, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये तो क्या आपके दुर्बल सार होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सार होता है, और ये यहाँ पर अगर कॉपर है तो कौन सा है, दुर्बल सार है। और H2SO4 ये तो आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या होता है, परबल अम्ल होता है। क्या होता है, परबल अम्ल होता है। मतलब ये बहुत जल्दी से H+ दे देता है। इसको अगर आप तोड़ते हो तो किसमें टूटता है, 2H+ प्लस SO4 - 2 के अंदर टूटता है। मतलब ये बहुत आसानी से H+ दे देता है, इसलिए परबल अम्ल होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, परबल अम्ल पाया जाता है ना, तो ये अम्लीय होता है। इसकी प्रकृति कौन सी होती है, अम्लीय होती है। मतलब कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कौन सा होता है, अम्लीय होता है, एसिड होता है, एसिडिक है ना। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप देखो, जैसे आपके पास में सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बिक्रिया आप जल से करवाते हो तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, इसके यहां पर 2 आ जाएंगे और जल को भी 2 कर लो। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी। तो अब यहां पर देखो, आप सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ है ना। तो देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपकी क्या परबल सार है, क्या है, परबल सार है। मतलब जब इसको आप जल में घोलते हो ना तो आपको ये बहुत जल्दी Na+ प्लस OH- दे देता है। मतलब आसानी से जल में घुल जाता है बहुत जल्दी, और OH- देता है। और ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है आपके, क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन के अंदर क्या पाया जाता है, परबल सार पाया जाता है। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, सारी होता है। क्या होता है, सारी होता है, बेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कौन सा होता है, अम्लीय होता है, और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, सारी होता है। तो ये आपके इनके जल अपघटन के अंदर होने वाली रिएक्शंस है, इनको नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं जल की रेडॉक्स अभिक्रियाएं, फटाफट नोट कर लो। अब हम जल की तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो है जल की रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके लिए आपको रेडॉक्स वाला चैप्टर 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 8 आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसके अंदर सबके अंदर आपको ऑक्सीकरण अंग निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप रेडॉक्स चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेना। वैसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे है, जैसे ये आपके पास में सोडियम है, वैसे ये अभिक्रिया जो मैं लिख रहा हूँ ये मैंने लिखा दी है। सोडियम की अभिक्रिया आप जल के साथ में करवाओ तो आपको पता है आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 डाई हाइड्रोजन के निर्माण के अंदर हमने ये अभिक्रिया पढ़ी थी, है ना। दो मोल ले लो उनके। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है कि जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपको डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो इसके अंदर देखो कैसे किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। देखो यहाँ पर जो सोडियम है ना, इसका ऑक्सीकरण कितना है, 0 है। जो आपके सिंपल परमाणु उनका ऑक्सीकरण क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी 0 है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हाइड्रोजन का मुझे ऑक्सीकरण निकालना है, तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण को मान लेता हूँ एक बार के लिए x, 2 जुड़ा तो 2x, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण होता है -2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2, यानी x बराबर क्या है आपके यहाँ पर +1। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या है, +1 है। क्या है, +1 है। और अब यहाँ पर हम निकालेंगे सोडियम की। तो सोडियम का जो ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, इसको x मान रहे हैं, हाइड्रोजन का होता है -2, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होता है -2, हाइड्रोजन का होती है +1 बराबर 0। तो x बराबर आपके क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण क्या है आपके, 1 आया। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीकरण अंग निकालते हैं x मानकर। रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर आप इसको देख लेना। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीकरण कितना था, 0 था। 0 से क्या हो रहा था, +1 हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या था, +1, और +1 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखो 0 से 1 हो रहा है, ऑक्सीकरण अंग 0 से 1 हो रहा है। जब ऑक्सीकरण अंग बढ़ता है तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और जब +1 से 0 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो हम इसे अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो एक पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है जल के द्वारा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल देखो, वो भी मैंने आपको बता रखा है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बिक्रिया जल के साथ में करो, फ्लोरीन की बिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है, तो आपको यहाँ पर मिलता है HF+O2, मतलब ऑक्सीजन गैस मिलती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब बिक्रिया को बैलेंस कर लो, 2 4, ये भी 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 HF आएगा। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है ना। तो अब इसमें भी देख लो किस प्रकार का ऑक्सीकरण, किस प्रकार का अपचयन हो रहा है। तो देखो जो सिंगल परमाणु उसके ऊपर तो आप 0 लिख दो, ये भी 0, ऑक्सीजन भी 0, इनका ऊपर ऑक्सीकरण क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में देखेंगे। यहाँ पर किस में चेंज हो रहा था, हाइड्रोजन में, तो इसलिए हाइड्रोजन में देखा। यहाँ पर ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की होती है, यहाँ पर एक की होती है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो +2 + x बराबर 0। x बराबर यहाँ पर कितनी है, -2। x के ऊपर कितना चार्ज है, सो कितने ऑक्सीडेशन अंक है, तो -2 है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोरीन की, तो हाइड्रोजन की होती है आपके +1 + x बराबर 0, x बराबर आपके क्या हो गया, -1। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 है। तो अब देखना, थोड़ा सा गौर करना, फ्लोरीन यहाँ पर कितना था, 0 था, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 0 था और -1 हो रहा है। पहले तो ये बताओ 0 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 से क्या हो रहा है, घट रहा है ये, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर कितना था, -2 था, -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 बढ़ा है, -2 से देखो बढ़ रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप रेडॉक्स वाले चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लोगे। तो देखो एक ही पदार्थ के अंदर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं H2O के द्वारा। ठीक है, अब हमारे लास्ट है हाइड्रेट का निर्माण। हाइड्रेट का निर्माण, देखो हाइड्रेट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि किसी भी हम लवण को जल के अंदर घोलते हैं, तो वो क्या करता है, उस लवण के जो खाली स्थान होते हैं, जो भी जगह होती है, उसके अंदर क्या होता है, जल के अणु जुड़ जाते हैं। सिंपल से अगर हम कहें तो लवण के अंदर क्या होता है, जल के अणु जुड़ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। जैसे देखो CuSO4.5H2O, यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट आपके लवण है, इसके अंदर क्या जुड़ गया, जल के अणु, 5 जल के अणु जुड़ गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाइड्रेट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन अबंधी जल। ये हम आपको भी समझाऊंगा, हाइड्रोजन अबंधी जल, है ना। मतलब लवण के साथ में क्या जुड़ गया, जल के अणु जुड़ गए, इसे हम ऐसे डॉट से जोड़कर दर्शाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। जैसे और देखो, जैसे क्रोमियम H2O6 + 3Cl-। ठीक है, यह होता है आपके उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजक जल। इसके अंदर क्या बनता है, संकुल बनता है, इसका नाम होता है हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड होता है। ठीक है, और एक होता है आपके BaCl2.2H2O, इसे हम बोलते हैं अंतराकाशी जल। इसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशी जल। देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो बेरियम क्लोराइड के अंदर जो छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं, ये जल के अणु जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतरकाशी जल या हाइड्रेट बोलते हैं। मतलब ये सब जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है, हाइड्रेट है, जल के अणु जुड़े। देखो इसके अंदर भी जल के अणु जुड़े, इसके अंदर भी जल के अणु जुड़े, और इसके अंदर भी जल के अणु जुड़े होते हैं। H2O क्या होते हैं, जल के अणु के रूप में इसके अंदर जुड़े होते हैं। अब इसके अंदर आपके ये जो है, ये इंपॉर्टेंट है, CuSO4.5H2O हाइड्रोजन अबंधी जल। इसे क्यों बोला, क्योंकि ये आपके क्या एक बार एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। इसका नाम होता है ब्लू विट्रोयल। क्या होता है इसका नाम, ब्लू विट्रोयल इसका नाम होता है। अब इसको हमने बोला है कि हाइड्रोजन अबंधी जल, वो क्यों, जो देखो ब्लू विट्रोयल की संरचना होती है CuH2O4 -2SO4 -2.H2O। ठीक है, इस तरह से इसकी क्या होती है, संरचना होती है CuH2O4 + 2SO4 -2.H2O। इस तरह ये इसके रूप में पाया जाता है। CuSO4.5H2O की जो संरचना होती है वो इस रूप में होती है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इस तरह से बनता है, देखना Cu, ये इसके साथ में 4 जल के अणु जुड़ते हैं, ये OHH
O H H O H H O H H। ठीक है, ये तो आपकी क्या होता है, संकुल होता है। बाहर देखो आपके पास में क्या है, जल का एक अणु है। जल का एक अणु कैसे जुड़ता है, देखो O H H। ठीक है, अब देखना ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, तो इस तरह से इसमें क्या बनता है, एक हाइड्रोजन बंध बनता है। इस तरह से क्या बनता है, एक हाइड्रोजन बंध बनता है। और ये SO4 है, वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है आपके। ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O, इनके बीच में भी यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये माइनस चार्ज जाता है। तो असल में ये जो CuH2O4 SO4 -2 और H2O, इसकी संरचना इस तरह से होती है। इसके अंदर यहाँ पर ये देखो, ये क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। इसलिए से हाइड्रोजन अबंधी जल बोलते हैं और इसका नाम होता है ब्यूटानॉल। तो ये आपके थी हाइड्रोजन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज कराता हूँ वो सारी एनसीईआरटी से उठाकर करवाता हूँ। जो एनसीईआरटी के अंदर कराई होती है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो आप भी उन बुक्स को अच्छी तरह पढ़ा करो, और अगर आपके पास में कोई रेफरेंस बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी यूज किया करो। तो ये तो आपके जल के बारे में होगी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वाटर की हार्डनेस के बारे में। 2 प्रकार की होती है, हम उसको पढ़ेंगे, स्थायी और अस्थायी, दोनों को उनको दूर करने की विधियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाटर की हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।